जय गुरुदेव, जय माँ गायत्री, सभी को मेरा प्रणाम। आज हम सपनों के विषय में बात करेंगे। जानेंगे कि वास्तव में सपने सत्य होते हैं या असत्य होते हैं। सपनों का हमारे जीवन में क्या महत्व है, पूज्य गुरुदेव ने इसके बारे में क्या समझाया है। आज हम जानेंगे सपनों में सन्निहित जीवन सत्य। The understanding of dreams and their influences on the history of man। हॉर्थन बुक्स न्यूयॉर्क द्वारा प्रकाशित पुस्तक में एडॉल्फ हिटलर के एक स्वप्न का जिक्र है जो उसने फ्रांसीसी मोर्चे के समय 1917 में देखा था। उसने देखा था कि उसके आसपास की मिट्टी भर भरा कर बैठ गई है। वह तथा उसके साथी पिघले हुए लोहे में दब गए हैं। हिटलर बचकर भाग निकले, किंतु तभी बम विस्फोट होता है। उसी के साथ हिटलर की नींद टूट गई। हिटलर अभी उठकर खड़े ही हुए थे कि सचमुच एक तेज धमाका हुआ, जिससे आसपास की मिट्टी भर भरा कर ढह पड़ी और खदानों में छिपे उसके तमाम सैनिक बंदूकों सहित दबकर मर गए। स्वप्न और दृश्य का यह सादृश्य हिटलर आजीवन नहीं भूले। स्वप्नों में भविष्य के इस प्रकार के दर्शन की समीक्षा करके बैठते हैं तो यह स्पष्ट हो जाता है कि चेतना मनुष्य शरीर में रहती है। वह विश्व ब्रह्मांड के विस्तार जितनी असीम है और उसके द्वारा हम बीज रूप से विद्यमान अदृश्य के वास्तविक दृश्य चलचित्र की भांति देख सकने में समझ सकते हैं। यह बात चेतना के स्तर पर आधारित है। इसीलिए भारतीय मनीषी भौतिक जगत के विकास की अपेक्षा अतीन्द्रिय चेतना के विकास पर अधिक बल देते हैं। हिंदू धर्म और दर्शन का समस्त कलेवर इसी तथ्य पर आधारित रहा है और उसका सदियों से लाभ लिया जा रहा है। वुस्साग साल के सुसखी महीने के 6वें दिन गुरुवार की रात मैंने सपना देखा कि एक खूबसूरत जवान से मैं मजाक कर रहा हूँ। उस समय मुझे भीतर ही भीतर यह भी आश्चर्य हो रहा था कि मैं किसी से मजाक का आदी नहीं हूँ, फिर ऐसा क्यों कर रहा हूँ। तभी उस जवान ने निर्वस्त्र होकर दिखाया कि वह तो औरत है। मुझे उस घड़ी एहसास हुआ कि मराठे औरत वेश में हैं। मुझे लगा कि मैंने इसी से मजाक किया। उसी साल के उसी महीने के 8वें रोज मैंने मराठों पर हमला किया तो वे औरतों की तरह भाग निकले और मेरे स्वप्न का एहसास पक्का हो गया। इस तरह सैकड़ों स्वप्न टीपू की मूल नींद किताब में है कि उनकी हकीकत के वाक्य भी हैं। यह सब एकाग्रता द्वारा चित्त की प्रखरता के लाभों की ओर संकेत करते हैं। मन को किसी एक ध्येय की ओर लगाया जा सके तो उस संबंध की अनेकों जानकारियाँ स्वतः ही मिलती चली जाती है। अपने स्वप्नों पर टीपू सुल्तान को आश्चर्य हुआ करता था, सो वह प्रतिदिन अपने स्वप्न डायरी में नोट किया करता था। उनके सच हुए स्वप्नों के कुछ विवरण इस प्रकार हैं। शनिवार 24 तारीख रात को मैंने सपना देखा। एक वृद्ध पुरुष मेरे कांच का एक पत्थर लिए मेरे पास आए और वह पत्थर मेरे हाथ में देकर कहते हैं, सेलम के पास जो पहाड़ी है उसमें इस कांच की खान है। यह कांच मैं वहीं से लाया हूँ। इतना सुनते मेरी नींद खुल गई। टीपू सुल्तान ने अपने एक विश्वास पात्र को सेलग भेजकर पता लगवाया तो ज्ञात हुआ कि सचमुच उस पहाड़ी पर कांच का भंडार भरा पड़ा है। इन घटनाओं से इस बात की भी पुष्टि होती है कि समीपवर्ती लोगों को जिस तरह बातचीत और भौतिक आदान प्रदान के द्वारा प्रभावित और लाभान्वित किया जा सकता है, उसी तरह चेतना के विकास के द्वारा बिना साधना भी आदान प्रदान के सूत्र खुले हुए हैं। वापी गुजरात के पास सलवास नाम का एक गांव है। वहाँ बाबूलाल शाह नाम के एक प्रतिष्ठित अनाज के व्यापारी हैं। सन 1973 की घटना है। उनका पुत्र जयंती हैदराबाद मेडिकल कॉलेज का छात्र था। एक रात वह सिनेमा देखकर लौट रहा था, तभी कुछ डाकुओं ने उसका अपहरण कर लिया और बाबूलाल शाह को पत्र लिखा, यदि बच्चे को जीवित देखना चाहते हो तो अमुक स्थान पर 50,000 रुपये पहुँचाने की व्यवस्था करें। श्री शाह जी बहुत दुखी हुए और मित्रों की सलाह से वे एक संत के पास गए
और आप बीती सुनाकर बच्चे की जीवन रक्षा की प्रार्थना की। स्वामी जी ने उन्हें आश्वस्त किया और कहा, तुम लोग जाओ, जयंती 19 जुलाई को स्वतः घर पहुंच जाएगा। जिस दिन स्वामी जी ने आश्वासन दिया था 17 जुलाई थी। उस रात डकैत जयंती को लेकर एक गुफा में पहुंचे। जयंती बेहद घबराया हुआ था, साथ ही 10 दिन का थका हुआ था। 3 बंदूकधारी डकैतों के बीच उसका भी बिस्तर लगाया गया। थका होने के कारण जयंती को नींद आ गई। उसने स्वप्न में देखा, कोई साधु कह रहे हैं, डकैत सो गए हैं, तुम यहाँ से भाग निकलो। साथ ही उसकी नींद भी टूट गई, पर उसकी उठने की हिम्मत न हुई। सहमी अवस्था में उसे फिर नींद आ गई। तब उसने फिर वैसा ही स्वप्न देखा। इस बार उसे विश्वास हो गया कि कोई शक्ति उसके साथ है और उसकी मदद कर रहा है। उसने आंखें घुमाकर देखा, सचमुच डकैत गहरी नींद में सो रहे थे। जयंती उठकर गुफा के बाहर आया और वहां से भाग निकला। सीधे स्टेशन पहुंचा। गाड़ी बिल्कुल तैयार थी। उसमें सवार होकर वह ठीक 19 जुलाई को घर आ गया। इस स्वप्न न केवल बालक जयंती की जीवन रक्षा की, अपितु उसे विश्वास भी हो गया कि अतीन्द्रिय जगत वस्तुतः दिव्य आत्माओं का निवास स्थल है। उस आश्रय स्थल पर पहुंचकर न केवल अपनी आत्मिक क्षमताएं प्रखर की जा सकती है, अपितु उच्च आत्माओं का स्नेह सानिध्य भी पाया जा सकता है। स्वप्नों का स्थान विशेष से भी संबंध होता है। इस संबंध में डॉक्टर फिशर द्वारा उल्लिखित एक स्त्री का स्वप्न बहुत महत्व रखता है। वह स्त्री जब एक विशेष स्थान पर सोती तो उसे सदैव यही स्वप्न आता कि कोई व्यक्ति एक हाथ में छुरी लिए दूसरे से उसकी गर्दन दबोच रहा है। पता लगाने पर ज्ञात हुआ कि उस स्थान पर सचमुच ही एक व्यक्ति ने एक युवती का इतना गला दबाया था जिससे वह लगभग मौत के समीप जा पहुंची थी। स्थान विशेष में मानव विद्युत के कंपन चिरकाल तक बने रहते हैं। कब्रिस्तान की भयानकता और देव मंदिरों की पवित्रता इसके साक्ष्य के रूप में लिए जा सकते हैं। 16 फरवरी 1975 के धर्म युग अंक में स्वप्नों की समीक्षा करते हुए एक अंधे का उदाहरण दिया गया है। अंधे से पूछा गया कि क्या तुम्हें स्वप्न दिखाई देते हैं? इस पर उसने उत्तर दिया, मुझे खुली आँख से भी जो वस्तुएं दिखाई नहीं देती वह स्वप्न में दिखाई देती है। इससे फ्रायड की इस धारणा का खंडन होता है कि मनुष्य दिन भर जो सोचता है और सोचता विचारता है वही दृश्य मस्तिष्क के अंतराल में बस जाते हैं और स्वप्न के रूप में दिखाई देने लगते हैं। निश्चय ही यह तथ्य यह बताता है कि स्वप्नों का संबंध काल की सीमा से परे अतीन्द्रिय जगत से है, अर्थात चिरकाल से चले आ रहे भूत से लेकर अनंत काल तक चलने वाले भविष्य जिस अतीन्द्रिय चेतना में सन्निहित है, स्वप्न काल में मानवीय चेतना उसका स्पर्श करने लगती है। इसका एक स्पष्ट उदाहरण भी इसी अंक में एक बालक द्वारा देखे गए स्वप्न की समीक्षा से है। बच्चे ने पहले न तो कश्मीर देखा था न नैनीताल, किंतु उसने बताया, मैंने हरा भरा मैदान, कल कल करती नदियाँ, ऊंचे बर्फीले पर्वत शिखर देखे। कुछ ही क्षणों में पट परिवर्तन हुआ और मेरे सामने जिस मैदान का दृश्य था वह मेरे विद्यालय का था। मेरे अध्यापक महोदय हाथ में डंडा लिए मेरी ओर बढ़ रहे थे। तभी मेरी नींद टूट गई। इससे एक बात स्वप्नों की कर्मिक गहराई का भी बोध होता है। स्पर्श या निद्रा जितनी प्रगाढ़ होगी, स्वप्न उतने ही सार्थक, सत्य और मार्मिक होंगे। सामयिक स्वप्न उथले स्तर पर अर्थात जागृत अवस्था में अनकरीब होते प्रतीत होते हैं, पर यह तभी संभव है जब अपना अंतःकरण पवित्र और निर्मल हो। निकाई किए हुए खेतों की फसल में एक ही तरह के पौधे दिखाई देते हैं। वे अच्छी तरह विकसित होते हैं और फलते फूलते भी हैं, पर यदि खेत खरपतवार से भरा हुआ हो तो उसमें क्या फसल बोई गई है न तो इस बात का पता चल पाता है और न ही उस खेत के पौधे ताकतवर होते हैं। ये कमज़ोर पौधे कैसी फसल देंगे इसका भी सहज ही अनुमान किया जा सकता है। मन जितना अधिक उच्च चिंतन, उच्च संस्कारों से ओतप्रोत, शांत और निर्मल होगा, स्वप्न उतने ही स्पष्ट और सार्थक होंगे।
जब मन सो जाता है तो वह अपने ही संकल्प विकल्प से अभिष्ट वस्तुओं के निर्माण की क्षमता से ओतप्रोत होता है। सुख दुख की सामान्य परिस्थिति भी जागृत जगत की तरह ही उस स्थिति में भी जुड़ी रहती है। जिस तरह जागृत में जीव के संस्कार उसे आत्मिक प्रसन्नता और आह्लाद प्रदान करते हैं और निश्चित भविष्य की रूपरेखा बनाते रहते हैं, उसी तरह संयत और पवित्र मन से भी जो स्वप्न आएंगे वे भविष्य की उज्जवल संभावनाओं के प्रतीक होंगे। भगवान महावीर के जन्म से पूर्व रानी त्रिशला ने 14 मार्मिक स्वप्न देखे थे। प्रथम में हाथी, द्वितीय में बैल, तृतीय में सिंह, चतुर्थ में लक्ष्मी, पंचम में सुवास्ति पुष्पों की माला, षष्ठम में पूर्ण चंद्र, सप्तम में सूर्य दर्शन, अष्टम जल भरे मंगल कलश, नवम नीले स्वच्छ जल वाला सरोवर, दसम लहलहाता सागर, एकादश सिंहासन, द्वादश देव विमान और त्रयोदश रत्न राशि, चतुर्दश तेजस्वी अग्नि। स्वप्न का फलितार्थ मर्मज्ञों ने इस प्रकार किया। हाथी सहायक, साथी धैर्य मर्यादा और बड़प्पन का प्रतीक है। उसके पेट में प्रविष्ट होने का तात्पर्य प्रलंब बाहु पुत्र जन्म का घोतक है। वह महान धर्मात्मा, अनंत शक्ति का स्वामी, मोक्ष प्रदान करने वाला, यशस्वी, अनाशक्त, ज्ञानी, सुख शांति का उपदेष्टा, महान गुणों वाला, शांत और गंभीर, त्रिकालज्ञ, देवात्मा और महान होगा। भगवान महावीर का जीवन इस स्वप्न का पर्याय था, इसमें संदेह नहीं। उपरोक्त सभी प्रतीकों का अर्थ मर्मज्ञों ने उन वस्तुओं के गुण प्रभाव आदि की दृष्टि से निकाला जो उपयुक्त ही सिद्ध हुआ। अपने स्वप्नों की समीक्षा करते समय देखी गई वस्तुओं की उपयोगिता, उनकी महत्ता और गुणों के विश्लेषण के रूप में किया जा सके तो बहुत सारे अस्पष्ट स्वप्नों के अर्थ भी निकाल सकते हैं, उनसे अपने जीवन को संवार सकते हैं। बुखार आने से पहले अंगड़ाई आने लगती है, कै होने से पहले जी मिचलाना, फल आने से पहले फूल आता है, प्रसव होने से पहले पेट में दर्द होता है, यह पूर्वाभास है। कोई घटना अपने दृश्य में आने से पहले ही अंतरिक्ष में विकसित होने लगती है। शरीर यकायक ही बीमार नहीं हो जाता। रोग कीटाणु काफ़ी समय पहले देह में प्रवेश कर चुके होते हैं। भले ही सामान्य व्यक्ति को ज्ञान न हो, पर विशेषज्ञ रक्त आदि की परीक्षा कर उस संभावित रोग के कुछ ही समय में प्रकट होने की पूर्ण घोषणा कर सकते हैं। अस्त व्यस्त स्वभाव के व्यक्ति के संबंध में यह भविष्यवाणी सहज ही की जा सकती है कि वह असफल रहेगा। चोर और डाकुओं में से अधिकांश को जेल भुगतनी पड़ती है। इन कार्यों में लगे हुए व्यक्तियों के अंधकार भरे भविष्य की यदि कोई भविष्यवाणी करता है तो संभावना यही रहेगी कि वह पूर्ण कथन प्रायः सही ही निकलेगा। सटोरियों का व्यवसाय आर्थिक संभावनाओं के सही अंदाज लगाने पर ही निर्भर रहता है। दूरदर्शी राजनीतिज्ञ भावी राजनीतिक हलचलों का बहुत कुछ अनुमान लगा लेते हैं। पैनी दृष्टि और तीखी सूझबूझ वर्तमान घटनाक्रम के आधार पर भावी निष्कर्ष निकालने में प्रायः खरी ही उतरती है। यह स्थूल जगत की बात हुई। ठीक इसी तरह सूक्ष्म जगत में जो होने जा रहा है उसका आधार पहले से ही बन चुका होता है। उसे जो व्यक्ति या मन समझ सके उसके लिए भविष्यवाणियाँ करना, भावी संभावनाओं को समझाना बहुत कुछ कठिन नहीं होता। भविष्य के घटनाक्रम की झांकी करने वाले सपने प्रायः उसी आधार पर आते हैं। अनेक अलौकिकताओं से भरा पूरा मानवीय अचेतन यदि थोड़ा परिष्कृत हो तो सूक्ष्म जगत में हो रही हलचलों और उसके फलस्वरूप निकट भविष्य में घटित होने वाली बातों का पूर्वाभास प्राप्त कर सकता है, भविष्यवाणी कर सकता है। कुछ दिव्य स्वप्न ऐसे भी होते हैं जो भावी घटनाक्रम का स्पष्ट संकेत देते हैं। अभी जो सपना देखा गया वह उस समय तो अटपटा और असंभव लगता था, पर कुछ ही समय में यह आश्चर्यपूर्वक देखा गया कि वह स्वप्न में देखा गया दृश्य आगे चलकर एक वास्तविकता बन गया। ऐसा वर्तमान स्थिति के बारे में भी होता है। दूरस्थ दो व्यक्ति यदि उनमें घनिष्ठता और आत्मीयता की समुचित मात्रा विद्यमान हो तो ऐसे आत्मीय बिना किसी पत्र, तार या संदेश के अनायास ही पारस्परिक स्थिति जान लेते हैं।
मृत्यु या आपत्ति जैसी अधिक महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में तो ऐसे आभास और भी अधिक सच निकलते हैं। ट्रू एक्सपीरियंसेस इन प्रोफेंसी, भविष्यवाणी के सत्य अनुभव नामक पुस्तक की लेखिका मार्टिन एबान ने 4 काले घोड़े नामक शीर्षक से अपने जीवन के उन 4 स्वप्नों का वर्णन बड़े ही मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया। मुझे अनेक बार अपने परिवार और परिचित मित्रों की मृत्यु का पूर्वाभास एक ही ढंग से हुआ है। पहला स्वप्न मुझे तब आया जब मैं छोटी बच्ची थी। मैंने देखा कि मैं एक ऐसी घोड़ा गाड़ी में सवार हूँ जिसमें 4 काले घोड़े जुते हुए हैं। जैसे ही मैं गाड़ी में बैठी, किसी अदृश्य शक्ति ने मुझे कुछ आदेश दिए। गाड़ी एक मकान के किनारे रुक गई। मैं उसके पिछले भाग में दौड़ गई। 2 कमरों के बीच एक शयन कक्ष, बेडरूम पड़ता था। वहां पहुंचकर मुझे ऐसा लगा कोई अधेड़ आयु मिडिल एज मैन लेटा हुआ है। उसकी सांस से दुर्गंध निकल रही है। मैं चिल्लाई, पर उस व्यक्ति पर उसका कोई असर नहीं हुआ। इसी बीच मुझे अनेक स्त्रियां दिखाई दीं। उन्होंने एक कम उम्र की प्रौढ़ा शर्ट मिडिल एज्ड वुमेन को घेर रखा था और उसे धीरज बंधा रही थी। इसके बाद नींद टूट गई और मैं समझ नहीं पाई कि यह सब क्या था, पर उस स्वप्न का कुछ विशेष प्रभाव मेरे मन में था, क्योंकि नींद टूट जाने के बाद भी उसे मैं एकाएक भुला न सकी। वह दृश्य बार बार मस्तिष्क में उठता रहा और मैं उपेक्षा करती रही। अब सोचती हूँ, ऐसी उपेक्षाओं ने ही मनुष्य जीवन के अनेक आवश्यक आध्यात्मिक पहलुओं को गौण बना दिया है और उसी के फलस्वरूप मनुष्य जीवन सत्य से दूर हटता चला जा रहा है। उन दिनों मैं टोरंटो की एक मीटिंग में भाग लेने गई थी। दूसरे ही दिन मेरे कमरे की साथी रूममेट आलेंदा, जो कि क्यूबेक की निवासिनी थी, ने मुझे बुलाया और बताया कि उसके पिता बीमार हैं। उसके कुछ दिन बाद ही पिता की मृत्यु का समाचार भी आ गया। बस इस घटना का पहला पटाक्षेप यही हो गया। उसी वर्ष जुलाई में मैं क्यूबेक शहर गई। अचानक मेरी दृष्टि एक मकान पर स्थित हो गई। मैंने देखा हूबहू वही मकान जिसे मैंने स्वप्न में देखा था। 2 कमरों के बीच में शयन कक्ष, उसी कमरे में एक चित्र टंगा था। वो बिल्कुल उसी आकृति का था जैसा मैंने स्वप्न में देखा था। यह मकान ओलिंदा का था और उसने ही बताया कि यह चित्र उसके पिता का है। तो मैं स्तब्ध रह गई और सोचने लगी, क्या वह स्वप्न मुझे इसी घटना के पूर्वाभास के रूप में देखने को मिला था? यदि ऐसा ही था तो वह स्वप्न ओलिंदा को क्यों नहीं दिखा? क्या मेरी मानसिक स्थिति धर्ममुखी और पवित्र होने के कारण स्वप्न मुझे स्पष्ट दिखा और ओलिंदा को न दिखा? यह प्रश्न सोचते सोचते मैं एक गहराई में डूबती हुई गई और यह मानने लगती हूँ कि इस संसार में सचमुच ही कोई सर्वव्यापी सर्वदृष्टा शक्ति है। जब मनुष्य उसमें खो जाता है तो स्वयं भी वैसा ही अनुभव करने लगता है। पूर्वाभास वाले सपने प्रायः रात्रि के अंतिम पहर में ही आते हैं। तब तक शारीरिक मानसिक थकान दूर हो लेती है। ब्रह्म मुहूर्त की प्रभातकालीन ब्रह्म चेतना जीवनदायिनी वायु के साथ साथ अदृश्य जगत की सूचनाओं का प्रवाह भी साथ लिए फिरती है। जिनका मन अपेक्षाकृत अधिक निर्मल है, वे प्रायः ऐसे संकेतों को अनायास अनुभूतियों में अथवा स्वप्न संकेतों के रूप में समझ लेते हैं। जिन लोगों के बीच गहरी घनिष्ठता है, उनकी तात्कालिक स्थिति का विवरण अपने मन दर्पण में दूरदर्शी टेलीविजन की तरह देखा और दूरभाषी टेलीफोन की तरह सुना जा सकता है। उसी प्रकार के यथार्थ परिचय संकेत देने वाले स्वप्नों को दिव्य स्वप्न कहा जा सकता है। सच होने वाले सपनों की संख्या कम नहीं है। ऐसी घटनाएं समस्त विश्व में देखने सुनने को मिल सकती है, जिनसे सिद्ध होता है स्वप्न मन का विनोद ही नहीं वरन उसमें भवितव्यताओं के संकेत भी रहते हैं। प्रमाण ही प्रमाण। स्वप्नों में मिले आभास की सत्यता सिद्ध करने वाले अनेक प्रमाण उपलब्ध हैं। लंदन के एक नागरिक ए जर्मन ने 10 नवंबर 1947 की रात को सपना देखा कि लेसेस्टर नामक स्थान में होने वाली घुड़दौड़ में 220 घोड़ा जीतने वाला है। वह सवेरे उठते ही घुड़दौड़ की इनामी टिकट बेचने वाली कैम्बल कंपनी के डायरेक्टर श्री M.V. कैम्बल से मिले
और 20 नवंबर के घोड़ों पर दांव लगाने के लिए उन्हें धन प्रस्तुत किया। वास्तव में इतने घोड़े दौड़ने वाले नहीं थे। उन्होंने कह दिया 20 नंबर का घोड़ा कोई नहीं है। निराश जर्मन अपना धन वापस लेकर लौट आए। घुड़दौड़ यथासंभव हुई और 17 नवंबर को अखबारों में छपा कि 20 नामक घोड़ा जीता और उस पर दांव लगाने वाले को पुरस्कार मिले। जर्मन सिर धुनकर रह गया। उसने सपने के शब्दों को यथावत न समझकर उसका अर्थ 20 लगाया और इस नंबर को तलाश करने के चक्कर में घूमता रहा। पैसा तो उसे नहीं मिला, पर सपने की यथार्थता को प्रमाणित करते हुए कैम्बल कंपनी ने यह प्रकाशित कराया कि वस्तुतः जर्मन का सपना सही था और उसने उस नंबर के बारे में बहुत पूछताछ और बहुत झंझट किया था, पर घोड़े के नाम और नंबर का भ्रम खड़ा हो जाने से वह टिकट प्राप्त न कर सका। स्कॉटलैंड के एडन स्मिथ नामक किशोर को एक सपना कई बार आया कि उसके मकान के देहरे के सामने 17वीं शताब्दी में पहने जाने वाली पोशाक पहने हुए कोई व्यक्ति खुदाई करता है। लड़के ने अपने घर में यह बात कही। खुदाई की गई तो तांबे के एक बर्तन में 80 स्वर्ण मुद्राएं निकली, जो 17वीं शताब्दी की थी। स्पेन के एक रेलवे कर्मचारी की 3 लड़कियां थीं। उनकी माँ उन्हें बहुत चाहती थी और भरपूर प्यार करती थी, पर उन्हें एक बुरा सपना बार बार दिख पड़ता था कि उनकी माँ डायन हो गई है और उन्हें खाने को दौड़ती है। पहले तो वे लड़कियां इसे बताने में ही संकोच करती रहीं, पर पीछे जब कई बार तीनों एक ही सपना एक ही समय देखने लगी तो वे डर गई और उन्होंने उसकी चर्चा की। ऐसा कोई प्रत्यक्ष कारण नहीं था, इसीलिए उस स्वप्न को निरर्थक एवं उटपटांग माना गया। पर कुछ समय बाद एक विचित्र बात हुई। उनकी माँ पागल हो गई और एक रात उसने सोती हुई तीनों लड़कियों को बुरी तरह घायल कर दिया। कैम्बल एंड कंपनी रिचमंड सूरी के डायरेक्टर श्री M.B. कैम्पबेल ने भी एक घटना का उदाहरण देते हुए स्वीकार किया कि स्वप्नों में कुछ सत्य है और उसका मनुष्य जीवन से गहरा संबंध है। उनके अनुसार A. जर्मन नामक एक लंदन वासी ने मुझे बताया कि लेसिस्टर की घुड़दौड़ में 20-20 नंबर का घोड़ा प्रथम आएगा। यह उसने स्वप्न में देखा है। 17 नवंबर को जब अखबारों में उक्त घटना प्रकाशित हुई और साथ ही इस प्रतियोगिता के परिणाम जिसमें 20-20 नंबर घोड़ा की प्रथम आया तो पाठक आश्चर्य में डूब गए। लोगों के अनुभव किया स्वप्न सार्थक ही नहीं होते, उनमें जीवन के अदृश्य भाग का दर्शन भी छिपा है। श्री उदय कुमार वर्मा रूप में पढ़ने वाले भारतीय स्नातक तब दोम अस्पितारनतोब 19 वर्षिते तस्काया ताशकंद 15 में रहते और ताशकंद में ही पढ़ते थे। जब भारत पाकिस्तान समझौता वार्ता के लिए वहाँ श्री लाल बहादुर शास्त्री तत्कालीन भारत के प्रधानमंत्री, पाकिस्तान के राष्ट्राध्यक्ष श्री अयूब और रूसी प्रधानमंत्री श्री कोसिगिन एकत्रित हुए थे। एक दिन श्री वर्मा के पड़ोस में रहने वाली एक सेवियत छात्रा उनके पास आई और बोली, आप हमें श्री शास्त्री जी के आज दर्शन करा दें, अन्यथा फिर उनके दर्शन ना हो पाएंगे। उसने यह भी बताया कि मैंने स्वप्न में देखा है कि उनकी मृत्यु हो गई है। श्री वर्मा जी ने उस बात का बुरा माना, तो भी उन्होंने कुछ कहा नहीं था। उस दिन श्री शास्त्री जी का प्राच्य भाषा संस्थान ताशकंद में भाषण था। श्री वर्मा जी उक्त छात्रा के साथ वहां गए और शास्त्री जी के दर्शन किए। उसी रात श्री वर्मा जी ने स्वयं भी स्वप्न में देखा कि वे श्री शास्त्री जी को विदा करने आए। हवाई अड्डे पहुँचे, वहाँ कोई छात्रा कह रही है, शास्त्री जी तो मर गए हैं, क्या आप उनके शव को विदा करने आए हैं? उसके बाद नींद टूट गई। श्री वर्मा जी ने छात्रा को बुलाकर नाराज़ी प्रकट की और कहा, देखो तुम्हारी उन बातों का मेरे अवचेतन मन पर प्रभाव पड़ा और मैंने भी वैसा ही अशुभ स्वप्न रात में देखा। पर श्री वर्मा जी को यह नहीं मालूम था कि अवचेतन से भी अवचेतन कोई एक सत्ता जीवन प्रवाह के रूप में बाहर भीतर सर्वत्र प्रवाहित हो रही है। उसमें सारी अतीन्द्रिय क्षमताएं हैं और उसकी अनुभूतियां एकाएक गलत नहीं हो सकती। सारा संसार जानता है कि 10 जनवरी 66 की उसी रात शास्त्री जी का देहांत हो गया। 11 को जब श्री वर्मा उन्हें काबुल प्रस्थान के लिए विदा करने जाने वाले थे, तभी उन्हें समाचार मिला शास्त्री जी नहीं रहे।
तो वे स्तब्ध रह गए। लिंकन का सपना। प्रातःकाल उठकर राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने प्रातः क्रियाएं संपन्न की, नाश्ता किया और उसके बाद ही अपने राजोद्यान में भ्रमण पर जाने की अपेक्षा अपने जीवनी लेखक वार्ड लेमन को फ़ोन करके तुरंत व्हाइट हाउस पहुंचने का आग्रह किया। उनकी गंभीरता यह बता रही थी कि आज कुछ विशेष बात हुई है, पर क्या, यह अभी तक भी अज्ञात था। वार्ड लेमन के आते ही राष्ट्रपति लिंकन ने पूछा, क्या आपको स्वप्नों की सच्चाई पर विश्वास है? यदि नहीं तो आइए और सुनिए, मैंने आज एक विचित्र स्वप्न देखा है और मुझे ना मालूम क्यों यह विश्वास सा हो गया है कि यह स्वप्न न होकर किसी देव शक्ति का दिया हुआ सत्य संदेश है। इसके बाद राष्ट्रपति उस रात को देखा वह ऐतिहासिक स्वप्न सुनाने लगे, जो आज तक भी उनके जीवन प्रसंग से जुड़ा हुआ हर पाठक से प्रश्न किया करता है। स्वप्नों में सच्चाई का रहस्य क्या है? स्वप्नों के माध्यम से भविष्य में घटित होने वाली सत्य घटनाओं की सूचना कौन देता है? राष्ट्रपति कहने लगे, मैं व्हाइट हाउस के प्रत्येक कक्ष में घूमा, पर मुझे सब कमरे खाली और सूनेपन से घिरे दिखाई दिए। तभी पूर्वी भाग से कुछ लोगों के रोने की ध्वनि सुनाई दी। मैं उधर पहुंचा तो देखा कि बहुत से लोग एक शव को घेरे खड़े रो रहे हैं। इनमें मेरे परिवार के सभी लोग, मित्र, स्वजन, संबंधी भी हैं और दूसरे राजनयिक भी। कौतूहलवश मैंने पूछा, क्या बात है, यह शव किसका है? एक आकृति ने मेरी ओर देखकर कहा, राष्ट्रपति की हत्या कर दी गई है। यह सब उन्हीं का है। यह आखिरी दृश्य था। नींद टूट गई, पर मुझे लगता है इस स्वप्न को मेरे जीवन से कोई घनिष्ठ संबंध है। वार्ड लेमन ने घटना शॉर्ट हैंड में नोट तो कर ली, पर राष्ट्रपति के इस अंधविश्वास जैसे प्रसंग पर वे हंसे बिना न रह सके। राष्ट्रपति लिंकन का ध्यान बांटने के लिए वे इधर उधर की बातें करते रहे, पर लिंकन का मन उस दिन किन्हीं और बातों में लगा ही नहीं। इतिहास प्रसिद्ध है कि इस स्वप्न के 3-4 दिन पश्चात ही लिंकन की ठीक उन्हीं परिस्थितियों में हत्या कर दी गई जैसे कि उनने स्वप्न में देखी थी। तब से आज तक यह प्रसंग राष्ट्रपति के जीवन से जुड़ा हुआ है, पर आज तक भी उसकी कोई वैज्ञानिक व्याख्या नहीं हो सकी। स्वप्नों में इंद्रियातीत अनुभूति और भविष्य में घटित होने वाली घटनाओं के पूर्वाभाव के लिए अमेरिका के एक कर्नल की धर्मपत्नी श्रीमती नारियन डोरिस बहुत प्रसिद्ध हुई। इंग्लैंड के अनेक मनोवैज्ञानिक शास्त्रीय और वैज्ञानिक के सम्मिलित सहयोग से बनी सोसाइटी फॉर साइकिकल रिसर्च लंदन को दिए गए अपने एक बयान, जो हैव नो चॉइस शीर्षक से छपा, में श्रीमती डोरिस ने एक भविष्य सूचक स्वप्न का विवरण देते हुए लिखा है, उन दिनों में बहुत परेशान रहा करती थी और चाहती थी कि मुझे कोई ऐसा जीवन साथी मिल जाए जिसके साथ मैं सुखद दाम्पत्य जीवन बिता सकूं। रात सोई तो मुझे स्वप्न में दिखाई दिया कि मेरे आसपास बहुत से लोग खड़े हैं। तभी फ़ोन की घंटी बजी। फ़ोन पर किसी ने बताया कि मैं अमुक व्यक्ति हूँ और आपसे शादी का प्रस्ताव कर रहा हूँ। मैंने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और वहाँ उपस्थित सब लोगों को निमंत्रण भी दे दिया। इस तरह स्वप्न का पटाक्षेप हो गया। जागने पर मुझे बहुत हंसी आई और सोचने लगी कि फ्रायड का यह कथन स्वप्न अचेतन इच्छा तुष्टि है। मन दिन भर इच्छाएं करता है, पर सांसारिक परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि हर इच्छा पूर्ति नहीं होती। यह दमित इच्छाएं ही स्वप्न में अपनी काल्पनिक रचना द्वारा तुष्टि प्राप्त करना चाहती है। कोई असत्य नहीं है, पर उस दिन शेष जो घटनाएं घटी उन्होंने मुझे तुरंत ही अपने विचार बदलने को विवश कर दिया और अब मैं मानती हूँ कि स्वप्न केवल दमित वासनाओं का काल्पनिक चिंतन मात्र नहीं, वरन उसमें जीवन की गहराइयाँ भी छिपी हुई हैं। और यदि उन गुहथियों को सहज ढूंढ लिया जाए या उन गुत्थियों का रहस्य ढूंढा जा सके तो मनुष्य जीवन से संबंधित अनेक दुरूह प्रश्नों का भी समाधान निकाल सकता है। हुआ यह कि उस दिन मेरे कई परिचित मित्र और सहेलियां घर मिलने आए। अभी हम उनसे बातचीत कर ही रहे थे कि किसी ने फ़ोन पर बुलाया। इसके बाद जो जो घटित हुआ वह सब रात को देखे स्वप्न के अक्षरशः सत्य स्वरूप था। मुझे सब कुछ स्वप्न में कैसे मालूम हो गया, मैं इसे आज तक नहीं जान पाई। जब भी विवाह की वर्षगांठ आती है, यह स्वप्न मुझे मनुष्य जीवन के सत्यों की शोध को प्रेरित करता है, पर मैं अपने को उसके लिए विवश ही पाती हूँ। ऐसे स्वप्न जिन्होंने अपनी सत्यता के ऐतिहासिक पृष्ठ खोले हैं, एक सुविस्तृत श्रृंखला है। शेक्सपियर ने जूलियस सीजर नाटक में सम्राट सीटर के स्वप्न को यथावत चित्रित किया था।
सीजर की पत्नी कर्नोलिया को अपने पति की हत्या का पूर्वाभास स्वप्न में ही हो गया था। इसीलिए उस दिन उसने पूरा जोर लगाकर सीजर को राज दरबार जाने से रोका था। पर सीजर को स्वप्नों पर विश्वास नहीं था, इसलिए उसने बात नहीं मानी थी और उसी का परिणाम था कि वह दरबार गया और उसी दिन उसकी हत्या कर दी गई। सम्राट क्रिसस ने अपने पुत्र एथिस की हत्या का सारा दृश्य स्वप्न में ही देख लिया था। कहते हैं कि गांधी जी को अपनी मृत्यु की बात स्वप्न में ही कई दिन पूर्व ही मालूम हो गई थी। ऐतिहासिक महापुरुषों के जीवन के इन प्रसंगों को देखकर ही विजडम ऑफ ओवर एल्फ पुस्तक में पॉल ब्रटन ने लिखा है कि विज्ञान और बुद्धिवादी लोग भले ही इसे रूढ़िवादी या केवल मानसिक कल्पना कहें, पर स्वप्न जीवन से कोई गंभीर अध्याय है। उनके विश्लेषण द्वारा आत्म के गहन रहस्यों तक पहुंचने में बड़ी मदद मिल सकती है। कोई मनुष्य निरंतर जागृत नहीं रह सकता। यदि किसी को सोने न दिया जाए तो वह मर जाएगा। मनुष्य जीवन का 1/3 भाग निद्रा में व्यतीत करता है। निद्रा का अधिकांश भाग स्वप्नों से घिरा होता है। इससे पता चलता है कि अचेतन अवस्था जीवनी शक्ति का स्रोत है, पर उस समय भी चेतना का अस्तित्व बना रहता है, अर्थात वह पदार्थ नहीं जो जाति। यही वह प्रकाश था जिसने भारतीय तत्वदर्शियों को पुनर्जन्म और लोकोत्तर जीवन के बीच के रहस्यों को जानने का द्वार खोला है। स्वप्न की स्थिति में मनुष्य के शरीर में अनेक परिवर्तन होते हैं। नाड़ी की गति मध्यम हो जाती है, रक्तचाप भ्रमण धीमा पड़ जाता है, संपूर्ण इंद्रियां धीमी पड़ जाती, हृदय की धड़कन और फेफड़े द्वारा रक्त शुद्धि का कार्य भी जारी रहता है, पर विचार शिथिल हो जाते हैं। देखने, सुनने, सूंघने, स्पर्श करने, चखने आदि की शक्ति नहीं रह जाती, पर स्वप्न अवस्था में यह सारी क्रियाएं इंद्रियातीत अवस्था में अनुभव होती रहती हैं। मनुष्य समान निद्रावस्था में भी जबकि उसके शरीर के से दृश्यों का अनुभव होता है, उसे यह प्रमाणित होता है कि विकास है। स्वप्नों यों अस्थिर दिखता है, पर जीवन की अस्थिर ही तो है। स्वप्न में जैसे थोड़ी देर के लिए हम सूक्ष्म और विराट अदृश्य और भविष्य के दृश्य सत्य देख लेते हैं, पर जागृत में वह कभी सत्य कभी असत्य प्रतीत होता है। उसी प्रकार यह संसार है। हम जब तक बाह्य व्यवहार से बंधे हैं तब तक सब कुछ असत्य होकर भी सत्य दिखता है, पर वस्तु स्थिति का पता तो तभी चलता है जब चेतना स्वप्न जैसी मूल स्थिति में आती है। इसीलिए स्वप्नों का मनुष्य जीवन में बड़ा भारी महत्व है। स्वप्न में जिस प्रकार मनुष्य की चेष्टाएं काम करती रहती हैं, उसी प्रकार लोकोत्तर जीवन में अर्थात आत्मा अमर है। यदि हम उसे जीवित अवस्था में ही जान लें तो विराट चेतना की सर्वदर्शी, सर्वव्यापकता, सर्वज्ञता के वह सभी गुण अपने अंदर विकसित कर सकते हैं जो स्वप्नों में थोड़े समय के लिए और बहुत अस्पष्ट छाया चित्र से दिखाई देते हैं। भविष्य सूचक स्वप्नों का विश्लेषण करते समय देखा गया है कि मनुष्य शारीरिक दबाव, रोग, अपवित्रता की स्थिति में भयानक और दुखांत स्वप्न देखता है, पर वह जितना अधिक शुद्ध और पवित्र होता है उसके स्वप्न उतने ही स्पष्ट, सुखद और भविष्य के गूढ़ रहस्यों की भी स्पष्ट ध्वनि देने वाले होते हैं। इससे यह भी प्रमाणित होता है कि चिदाकाश अर्थात आत्मा का मूल चेतना नितांत शुद्ध और पवित्र है। उस अवस्था की एक क्षणिक झलक से यदि जीवन के किसी महत्वपूर्ण भाग का दृश्य दिख सकता है तो अपना जीवन नितांत शुद्ध और भौतिक कामनाओं से हटकर ही सारे जीवन के दृश्यों का पूर्वाभास पाया जा सकता है। यही नहीं, प्रगाढ़ निद्रा में भी मनुष्य जागृत अवस्था में भी अधिक बढ़कर दूसरे लोगों को संदेश और प्रेरणाएं देने के पारमार्थिक कार्य कर सकता है। जिस दिन वीर शिवाजी शाइस्ता खां से अस्त्र सहित रहित भेंट करने आए थे, उस दिन रात में समर्थ गुरु रामदास ने स्वप्न में ही उन्हें बता दिया था कि शाइस्ता खां जैसे अपने से अधिक शक्तिशाली व्यक्ति को ढेर कर दिया था। इसी तरह की अतीन्द्रिय प्रेरणा द्वारा महर्षि अरविंद ने फ्रांस से श्री यज्ञ शिखा मां और विवेकानंद ने आयरलैंड से नोबल मार्गेट को प्रेरणा देकर बुलाया था। स्वप्न जीवन की गहराइयों के मापक और उत्प्रेरक सत्य हो सकते हैं यदि हम उन्हें गंभीर दृष्टि से देखें और उनके स्पष्टता के लिए अपना जीवन शुद्ध बनाएं। यदि मनुष्य की सचमुच वृक्ष वनस्पति की तरह केवल रासायनिक अस्तित्व
या जड़ मात्र है, तो जो बड़ी बातें मशीनें नहीं बता सकती वह स्वप्न अवस्था में कैसे मालूम हो गया। स्वप्नों के ये पूर्वाभास हमें यह सोचने के लिए विवश करते हैं कि आत्मा कोई चेतन तत्व है और वह अमरत्व, सर्वव्यापकता, सर्व अंतर्यामिता आदि गुणों से परिपूर्ण है। अन्यथा निद्रावस्था में हम उन सत्य बातों का आभास कैसे पा लेते हैं जिन्हें पदार्थ के किसी कण या मशीन द्वारा जान पाना संभव नहीं। मनुष्य जितनी अधिक प्रगाढ़ निंदा में होता है, पदार्थ विज्ञान के अनुसार उसे सांसारिक बातों का उतना ही विस्मरण होना चाहिए। किंतु इलेक्ट्रोइन्केफेलोग्राम एक प्रकार का यंत्र को मस्तिष्क में पैदा होने वाली विद्युत तरंगों की गणना करता है के द्वारा प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर कलीटमन ने यह सिद्ध किया कि निद्रावस्था में जितनी ही गहरी होती है उतने ही स्वप्न अधिक स्पष्ट और सार्थक होते हैं। उन्होंने दावा किया है कि स्वप्न देखना भी सांस लेने की तरह जीव की एक स्वाभाविक क्रिया है। स्वाभाविक क्रिया यदि सत्य बातों का ज्ञान करा सकती है तो उसकी अनुभूति करने वाले तत्व को जड़ नहीं कहा जा सकता। उनका यह भी कहना है कि निद्रा की गहराई रात में 1 या 2 घंटे के लिए ही आती है, इसीलिए तमाम रात सार्थक स्वप्न न देखकर वह अनुभूतियाँ बहुत थोड़े समय के लिए होती हैं। प्रातःकाल जब बाह्य प्रकृति की स्वच्छ हो जाती है और थोड़े समय के लिए मनुष्य भी गहरी निद्रा में उतरता है तो उसे ऐसे स्वप्न दिखाई देते हैं जिनमें किन्हीं सत्य घटनाओं का पूर्वाभास मिलता है। इसीलिए कोई यदि यह तर्क करे कि यदि स्वप्न आत्मचेतना के प्रमाण हैं तो सबको ऐसे स्वप्न क्यों कि नहीं दिखाई पड़ देते, उसका खंडन इस उपरोक्त कथन से हो जाएगा। डॉक्टर क्लीटमन ने भी लिखा है कि अस्त व्यस्त स्वप्न प्रायः भोजन में गड़बड़ी के कारण होते हैं। तीखे और उत्तेजक पदार्थों के सेवन से शरीर की स्थूल प्रकृति उत्तेजित बनी रहती है, इसीलिए स्वप्न साफ नहीं दिखाई देते। पर चेतना जैसे ही गहराई में उतर जाती है और सार्थक स्वप्नों का क्रम चल पड़ता है। आखिर स्वप्न भविष्य में सत्य क्यों होते हैं, इस संबंध में चाहे पूर्वाभासी हो चाहे पश्चिमी अन्वेषक, अंततः हमारी शास्त्रीय खोजों पर ही उतरना पड़ेगा। भारतीय शास्त्र स्वप्न को दृश्य और अदृश्य के बीच का संधि द्वार मानते हैं। स ही स्वप्नो भूतवेयम लोकमति क्रामति तस्य वा एतस्य पुरुषस्य द्वे एव स्थाने भवत इदं च परलोकम स्थानं च संध्यम तृतीयं स्वप्नम स्थानं तस्मिन् संध्ये स्थाने तिष्ठनीते उभय स्थाने पश्यति च परलोक स्थान च। अर्थात वह आत्मा ही स्वप्न अवस्था में जाकर इस लोक का अतिक्रमण करता है। इस पुरुष के 2 स्थान होते हैं, एक तो यह लोक, दूसरा परलोक और तीसरा संधि स्थान। यह संधि स्थान जहाँ से उस लोक को भी देखा जा सकता है। इस लोक को भी स्वप्न स्थान कहते हैं। 2 कमरों के बीच दरवाजे पर खड़ा मनुष्य जिस प्रकार इस कमरे को भी देख सकता है और उस कमरे को भी, उसी प्रकार स्वप्न में जीव चेतना या मन अपने दृश्य जगत से संबंधित कल्पना तरंगों के चित्र भी देख सकती है और आत्मा के अदृश्य विराट जगत में झांक कर भूत और भविष्य की उन गहराइयों तक की भी था ले सकती है जो समय और ब्रह्मांड की सीमा से परे केवल विश्वव्यापी मूल चेतना में ही घटित होते रहते हैं। जो स्वप्न जितना गहरा और भावनाओं के साथ दिखता है वह इस अदृश्य जगत की उतनी ही गहरी अनुभूतियाँ पकड़ लाता है। योगिनों का मन अत्यंत सूक्ष्म हो जाने और प्रगाढ़ निंदा आने के कारण वे अपने मन को आत्मा के व्यापक क्षेत्र में प्रविष्ट कराकर स्वप्न में आत्म जगत का आनंद ही नहीं लिया करते, वरन अपने भूत को जानकर वर्तमान को सुधारने और भविष्य को जानकर होत व्यथा से बचने का भी उपक्रम करते रहते हैं। इसीलिए योगी अविजित रहता है और उस पर सांसारिक परिस्थितियां हावी नहीं होने पाती, वह उन पर स्वयं ही हावी बना रहता है। स्वप्न ने ही योगी को इस शरीर में रहते हुए विराट आत्मा के रहस्य खोले हैं, जो मन को अधिक पवित्र और सूक्ष्म बनाने के साथ स्वतः खुलते जाते हैं। यह एष स्वप्ने मह्य मानस्य रव्येष आत्मेति छांदोग्य उपनिषद तदत्ते तत् सुप्ततः समस्त संप्रसन्न स्वप्न न
विजानात्मेस आत्मेति छांदोग्य उपनिषद। इसका अर्थ है स्वप्न में जो अपने गौरव के साथ व्यक्त होता है वह आत्मा है। प्रगाढ़ निद्रा में आनंदित होता हुआ जो उस स्वप्न से भी बढ़कर शाश्वत है वह आत्मा है, उसका कभी अंत नहीं होता। जीव चेतना जब स्वप्न में कल्पना तरंगों का ही आनंद ले रही होती है, मन जब कल्पना विनोद उछल कूद में ही व्यस्त और मस्त होता है, उस समय के सपने झूठे होते हैं। उनकी मात्र काल्पनिक सत्ता होती है, क्योंकि वो मनोविनोद और मन के भ्रमण के उद्देश्य ही देखे जाते हैं। जब यही मन सूक्ष्म सत्ता की ओर अभिमुख होकर विराट जगत की झांकी लेता है, उस समय स्वप्न के झरोखे से अदृश्य अतीत या अनगिनत के सही और सच्चे दृश्य एवं घटनाक्रम देखे जा सकते हैं। उनका सही और सच्चा होना मन के सच्चे और पवित्र होने से संबंधित है। मन जितना ही सूक्ष्मग्राही, परिष्कृत, सात्विक और संयमी होगा, सपने उतने ही सच्चे तथा गहराई तक के दृश्य सामने लाने वाले होंगे। तो हमने जाना कि सपने किस प्रकार से, कौन से सपने सही होते हैं, कौन से नहीं होते हैं, हमारा शरीर कितने तरह से स्वप्न देखता है और किन सपनों का क्या अर्थ होता है, कौन से सपने सही होते हैं, कौन से सपने नहीं सही होते हैं। अभी हम कुछ दिनों तक स्वप्न के ऊपर ही बात करेंगे। अभी हमने सपनों में सन्निहित जीवन सत्य को जाना है। इसके आगे और भी स्वप्नों से जुड़े हुए बातों को हम जानेंगे, जैसे कि किस किस प्रकार के स्वप्न आते हैं और उन सब का क्या कारण होता है, क्या मतलब होता है, इन्हें भी जानेंगे। बहुत सारे तरह तरह के स्वप्न भी आते हैं, कभी कभी रोग विकारों के भी स्वप्न आते हैं। तो बहुत सी बातों को हम इस वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे। वीडियो बहुत बड़ा है, लेकिन यदि आप लोग इसे सुनेंगे, समझेंगे, तो वास्तव में स्वप्न से जुड़ी हुई आपकी सारी जो भी जिज्ञासाएं हैं और साथ ही साथ जो भी आशंकाएं हैं, वो सभी आपके सुलझ जाएंगे और आपको उनका समाधान मिलेगा, उनका उत्तर भी मिलेगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। जय गुरुदेव, जय माँ गायत्री। सभी को मेरा प्रणाम।